हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आप लोगों का बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में पहला चैप्टर हम लोगों का एकदम चल रहा है सॉल्यूशन विलेन। और जिसमें एक तरफ से बेटा एकदम एनसीईआरटी ठीक एक तरफ से चलता चला आ रहा है। अब हम लोग ठीक इससे पहले हेनरी का नियम पढ़ा हम लोगों ने, हेनरी नियम के अनुप्रयोग, जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हेनरी का नियम और इसके अनुप्रयोग। ठीक, और आज बेटा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ। इसलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई मनोरंजन नहीं है, ना कोई ऑर्केस्ट्रा है, ना कोई नाच चल रही है। ठीक, यहाँ पढ़ाई है और पढ़ाई किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक, तो आप ध्यान देंगे कि जबरदस्ती बैठिए, जबरदस्ती बैठिए। अगर ध्यान से नहीं पढ़ना है, ठीक ना, तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं है बेटा। ठीक ना, आप जा सकते हैं। ठीक, हाँ, पढ़ना है तो एकदम ध्यान से पढ़ें। ठीक, कॉपी और पेन ले लीजिए और खूब मन से खूब ध्यान से देखिए और एकदम एक एक पॉइंट को लिखते हुए चलें। ठीक, काफी मेहनत से, ठीक, और काफी जोश से हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो हमें उम्मीद है कि आप कॉपी पेन की सहायता से ठीक खूब मन से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो पूरी केमिस्ट्री का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हम लोग राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक, और राउल्ट का नियम अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। ठीक, लेकिन हम लोग एकदम एनसीईआरटी जो मेन है, ठीक, जो एकदम सही है, ठीक, उसी को पढ़ने वाले हैं, राउल्ट के नियम को। ठीक ना, तो चलिए हम लोग राउल्ट के नियम को स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए बेटा, राउल्ट का नियम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, राउल्ट का नियम। ध्यान दें, केमिस्ट्री में राउल्ट का नियम, भैया राउल्ट राउल्ट का नियम राउल्ट्स लॉ। ठीक बेटा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राउल्ट्स लॉ और हमें उम्मीद है कि आप एकदम ध्यान से, मन से, ठीक, अपनी कैरियर की चिंता करते हुए पढ़ेंगे इसको। ठीक, एकदम ध्यान से पढ़ लेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको आ जाएगा। ठीक, बस एग्जाम में एक बार रिवाइज कर देंगे, एकदम तैयार हो जाएगा। राउल्ट का नियम, ध्यान दे बेटा। तो पहले हम राउल्ट का नियम लिखते हैं और फिर देखते हैं इनमें किन किन चीजों को समझने की हम लोगों को जरूरत है। हालांकि पहले जब राउल्ट का नियम लिखेंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा, तो एकदम नहीं घबराएंगे। 5 से 5 मिनट 7 मिनट आप ध्यान से देखते रहेंगे, फिर चीजें एकदम जबरदस्त समझ में आने लगेंगी। ठीक बेटा, तो थोड़ा सा धैर्य बनाइए और एकदम बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं। ठीक, तो चलिए ध्यान देना है हम लोगों को। राउल्ट का नियम कहता क्या है, राउल्ट्स लॉ कहता क्या है, ध्यान देंगे आप। कहता है कि वाष्पशील, ध्यान दे बेटा, वाष्पशील, वाष्पशील का मतलब, ठीक, जो द्रव, वाष्पशील द्रव। ठीक, तो वाष्पशील द्रव का मतलब बेटा जो द्रव वाष्प में क्या हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं, उन्हीं की बात चल रही है। ठीक, वाष्प में बदलते रहते हैं। ठीक ना, तो वाष्पशील द्रव बहुत बढ़िया तरीके से बताने वाले हैं हम आपको, खूब ध्यान से देखिएगा। वाष्पशील द्रवों के विलयन में किसी द्रव, भैया एकदम ध्यान से देखेंगे, हाँ, किसी द्रव का वाष्प दाब, भैया ध्यान दीजिएगा, किसी द्रव का वाष्प दाब। एक एक चीज क्लियर करने वाले हैं, बस ध्यान से देखते रहें आप। वाष्पशील द्रवों के विलयन में किसी द्रव का वाष्प दाब उस द्रव के, उस द्रव बहुत छोटा सा है लेकिन ठीक काफी इंपॉर्टेंट है, उस द्रव के मोल अंश के, परिभाषा इसकी बहुत छोटी है लेकिन समझाएंगे हम लोग। ठीक, काफी डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को इसको। तो उस द्रव के मोल अंश के
हाँ, उस द्रव के मोल अंश के, एकदम आराम से, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उस द्रव के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक भैया, तो बेटा इसमें दो चीजें, ठीक, दो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, ठीक ना, जिनको हम लोग खूब बढ़िया से देखने वाले हैं। वो है बेटा, ध्यान दीजिएगा, वाष्प दाब, ये क्या होता है अभी बताएंगे आपको, और एक चीज मोल अंश, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन हल्का सा यहां बताना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो एकदम तैयार है। ठीक, आपके सामने हमने राउल्ट का नियम लिख दिया बेटा, राउल्ट्स लॉ, एकदम जबरदस्त तरीके से। राउल्ट्स लॉ है क्या, वाष्पशील द्रवों के विलयन में, यानी ऐसे द्रव जो वाष्प में परिवर्तित होते रहते हैं, जैसे हमारा जल भी है, इथेनॉल है, ठीक ना, ये पेट्रोल है, मतलब ये सब क्या करते रहते हैं, वाष्प में परिवर्तित होते हैं, शीटोन है, ये सब वाष्प में क्या होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, तो इन्हें हम लोग वाष्पशील द्रव कहेंगे। ठीक, लेकिन जैसे नमक का घोल, चीनी का घोल, ये ले लें द्रव अवस्था में, तो ये वाष्पशील नहीं होते हैं। नहीं बेटा, इनको कितना गर्म करेंगे, वाष्प में परिवर्तित नहीं होते हैं, तो ये अवाष्पशील है। लेकिन पानी हुआ, एसीटोन हुआ, इथेनॉल हुआ, ठीक, ये सब कैसे हैं, वाष्पशील द्रव हैं। ठीक है भैया, एकदम बढ़िया। तो देखें परिभाषा क्या कर रही है, वाष्पशील द्रवों के विलयन में किसी द्रव का वाष्प दाब, ठीक, उस द्रव के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो भैया वो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं वाष्प दाब के बारे में। वाष्प दाब, तो नाम से क्लियर है, वाष्प का दाब, वाष्प दाब। अब ये वाष्प क्या होता है, ठीक, उसको जाने आप बेटा। तो क्रियाएं ध्यान दीजिएगा, दो तरीके की होती हैं। पहले तो दो चीजें हम हल्का सा बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा समझिए आप, ठीक, समझने की कोशिश करें बेटा। एक चीज होता है वाष्पन, एक चीज होता है क्वथन। जनरली हम लोग इन दोनों में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं, तो हल्का सा हमें बताने दीजिए, ध्यान दीजिएगा। एक होता है बेटा वाष्पन, एक होता है क्वथन। तो वाष्पन क्या होता है कि वाष्पन नॉर्मल टेम्परेचर पर भी वाष्पन की क्रिया होती रहती है। आप पानी को रख दीजिए, कुछ दिनों तक आप देखेंगे जरूर पानी, ठीक, कुछ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसको आप ना ही गर्म करें ना ही ठंडा, कुछ भी, बस ऐसे ही रख दीजिए, धीरे 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 वाटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, द्रव कम, जल कम हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा। तो जानते हैं क्यों पानी कम हो रहा है, वाष्पन की क्रिया के कारण पानी घट गया, वाष्प में परिवर्तित, और नॉर्मल टेम्परेचर पर ही, ऐसा नहीं कि गर्म करना। तो वाष्पन की जो क्रिया है बेटा ना, ये टेम्परेचर ध्यान देंगे, हम कह सकते हैं कि वाष्पन की जो क्रिया है किसी निश्चित ताप पर नहीं होती, हर ताप पर होती रहती है। वो अलग है कि कम ताप पर कम होगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे और इसका क्रिया क्या होती जाती है, लेकिन हर ताप पर होती है, कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है। लेकिन क्वथन की क्रिया जो होती है, ध्यान देंगे आप, वो एकदम फिक्स टेम्परेचर पर होती है, एकदम फिक्स टेम्परेचर पर क्वथन। ठीक, जैसे जल का कोई पूछ दे कि वाष्प ताप क्या होगा, यानी किस ताप पर वाष्प में परिवर्तित होगा, तो आप एकदम नहीं बता पाएंगे। आप कह देंगे कि हर ताप पर जल का वाष्पन होता है, ठीक है। लेकिन वही जल का क्वथनांक, यानी किस ताप पर जल क्वथन करने लगता है, तो फट से आप बता देंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो क्वथन जो है यानी उबलना एक निश्चित ताप पर होता है, हर द्रव का अपना अपना क्वथनांक होता है, उस टेम्परेचर पर द्रव में क्वथन होने लगता है, यानी वो उबलने लगता है, तो वो क्वथन की क्रिया हो गई। लेकिन वाष्पन बेटा, जो वाष्पशील द्रव है, ठीक, उनका हर ताप पर वाष्पन की क्रिया होती है। ठीक है, तो दो, ये क्वथन और वाष्पन समझ गए आप। एक और होता है वाष्पन और संघनन, ठीक, वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन। ठीक, ये बेटा वेपराइजेशन यानी वाष्पन और संघनन क्या है, संघनन क्या है हम लोग जानते हैं, छोटे 9th-10th में हम लोग पढ़ते थे। ठीक, क्या पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, कि जैसे किसी स्टील के बर्तन में पानी, एकदम ठंडा पानी रख दीजिए, ठीक, और उसके कैप को, उसके ढक्कन को बंद कर दीजिए। ठीक, आप देखेंगे बेटा उस स्टील के बर्तन की दीवार पर पानी की छोटी 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 बूंदें इकट्ठा हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं कि अंदर से पानी आ जा रहा है स्टील के बर्तन को, ठीक, पार करके बाहर आ रहा है, उसकी परत पर लग रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कि हमारे वायुमंडल में जल वाष्प है, फैला हुआ है, ठीक, कभी ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, नमी कभी कम हो जाती है, लेकिन है, हमारे वायुमंडल में जल वाष्प है। ठीक, और जब स्टील के बर्तन में पानी रख देते हैं, तो वो बर्तन की जो बाहरी दीवार एकदम ठंडा हो जाती है, ठंडा हो जाती है। ठीक है, और जब ठंडा हो जाती है बेटा ना, तो जब ये जल वाष्प बाहर, जो वायुमंडल वाला जल वाष्प है, उस स्टील के बर्तन के संपर्क में आता है ना, ठीक, तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, और जब टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वाष्प किसमें, द्रव में बदल जाती है।
ठीक, वो वाष्प किसमें बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। ठीक, और उस स्टील के बर्तन अच्छा पूरी बूंद बूंद के रूप में इकट्ठा हो जाती है और पूरे स्टील के बर्तन के बाहरी दीवार पर वो बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं। और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संघनन। जब वाष्प किसमें बदल रहा है, जब वाष्प एक द्रव में बदलता है तो इसे कंडेंसेशन कहते हैं, यानी संघनन कहते हैं बेटा। और जब द्रव ठीक गैस में बदल रहा है तो उसे हम लोग वाष्पन कहते हैं, यानी वाष्प में बदल रहा है तो उस क्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं। ठीक है, वाष्पन हो गया। अब बेटा वाष्प दाब क्या होता है, मेन वेपर प्रेशर, वाष्प का दाब। वाष्पन की क्रिया हो रही है लेकिन वाष्प दाब कब आएगा, तो जानते हैं, जैसे कोई बर्तन ले लीजिए आप और वाष्पशील द्रव, बहुत ज्यादा वाष्पशील द्रव, तो जल तो कम है लेकिन बहुत ज्यादा वाष्पशील कोई द्रव ले लें आप, ठीक, और उस बर्तन में भर लीजिए उसको, ठीक, और ऊपर से ढक दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए, ठीक, उस बर्तन को। तो जानते हैं बेटा अब ये क्या होगा कि जो द्रव है वाष्प में बदलेगा। अब वो वाष्प बाहर से उस द्रव की सतह पर क्या लगाएंगे, दाब। ठीक, वो वाष्प, ठीक, उसी द्रव की जो वाष्प है उस द्रव की सतह पर क्या लगाएगा, दाब। और उस दाब को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब। राउल्ट के नियम में बार बार वाष्प दाब आएगा, तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम बैठा लीजिए भैया, एकदम मत भूलिएगा कि वाष्प दाब होता क्या है कि द्रव के किसी बर्तन में आपने द्रव रख लिया और द्रव को आपने ढक दिया, बंद बर्तन में रख दिया, तो वहां पे वाष्पन की क्रिया होगी द्रव का। समझेंगे, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, और बढ़िया से बता दे रहे हैं हम आपको, ठीक, अभी फिगर से भी समझाएंगे। ठीक, तो क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, जब बंद बर्तन में किसी द्रव को आपने रख लिया तो वो क्या होगा, उसका वाष्पन होगा, यानी द्रव के अणु वाष्प में बदलेंगे। ठीक, तो जानते हैं द्रव के अणु वाष्प में बदलेंगे, लेकिन एक और क्रिया होगी कि वाष्प के अणु भी द्रव में बदलेंगे। लेकिन शुरू में वाष्प के अणु द्रव में बदले, द्रव के अणु जो वाष्प में बदलेंगे, यानी वाष्पन की क्रिया तेज होगी, संघनन की क्रिया स्लो होगी। ठीक, लेकिन एक समय जरूर आएगा कि वाष्पन की क्रिया और संघनन की क्रिया में साम्यावस्था आ जाएगी, यानी जितने द्रव के अणु वाष्प में बदलेंगे उतने ही वाष्प के अणु द्रव में बदलेंगे। तो इस स्थिति पर जो वाष्प का द्रव की सतह पर जो दाब होता है, जो प्रेशर पड़ता है, उसे ही हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। फिगर से समझेंगे और बढ़िया क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखें बेटा, वाष्प दाब समझा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, राउल्ट का नियम आपके सामने है, ठीक ना, हम लोग वाष्प दाब क्लियर कर रहे हैं, तो जरा एकदम ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं बेटा हो एक ऐसा आपने बर्तन ले लिया, सही है, एकदम सही, एक बर्तन ले लिया और इसमें आपने क्या ले लिया, द्रव के अणु। ठीक, ये कोई द्रव ले लिया आपने इस बर्तन में, भैया हो ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से, एकदम इत्मीनान से, एकदम घबराने की जरूरत नहीं, कोई खराब काम हम लोग नहीं कर रहे हैं कि फट से भागना है। ठीक, हम लोग बेटा पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक ना, पढ़ाई कर रहे हैं तो बढ़िया से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये द्रव है, ये बर्तन है, उसमें द्रव भरा हुआ है, ठीक, एकदम भरा हुआ है। आपने किया क्या बेटा, इसको आपने बंद बर्तन कर लिया, आपने इसको आपने बंद कर लिया, ठीक, बंद कर दिया, बंद कर दिया। तो अब यहां पे क्या होगा कि वाष्पन होगा, क्या होगा, वाष्पन। ठीक, यानी द्रव के अणु, ध्यान देंगे आप, कौन सी क्रिया हो जाएगी, वाष्पन। ठीक ना, यहां पे कौन सी क्रिया हो रही है, ध्यान दीजिएगा भैया, यहां पे जो क्रिया हो रही है इसे हम लोग क्या कहेंगे, वाष्पन। ये क्रिया वाष्पन दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक तो है, कोई बात नहीं, ठीक दिख रहा है। देखो बेटा ये क्रिया क्या है, वाष्पन, ये वाष्पन की क्रिया है। ठीक, ठीक, यहां से द्रव के अणु वाष्प में बदल रहे हैं। ठीक, ये द्रव के अणु किस में बदल रहे हैं, वाष्प में। ठीक है, एकदम बढ़िया। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक और घटना होगी कि ये जो वाष्प के अणु हैं ये किस में बदलेंगे, ये वाष्प के अणु भैया हो द्रव में बदलेंगे। तो ये कौन सी क्रिया हो गई, संघनन। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये घटना हो गई, ये क्रिया हो गई संघनन, कंडेंसेशन। ठीक, ध्यान देना है आपको कि यहां एक बंद बर्तन में हमने द्रव ले लिया, द्रव के अणु वाष्प में बदल रहे हैं तो वाष्पन क्रिया हो रही है, वाष्प के अणु द्रव में बदल रहे हैं तो संघनन। शुरू में क्या होगा बेटा कि वाष्पन की क्रिया तेज होगी, यानी द्रव के अणु तेजी से वाष्प में बदलेंगे, लेकिन वाष्प के अणु ठीक द्रव में स्लो बदलेंगे। लेकिन वाष्पन, ध्यान दें, संघनन की क्रिया जैसे जैसे वाष्प के अणु की संख्या यहां बढ़ती जाएगी, संघनन की क्रिया भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक, एक समय ऐसा आएगा बेटा कि यहां पर दोनों अवस्थाओं के बीच वाष्पन और संघनन, ध्यान दें, यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, वाष्पन और क्या, संघनन। वाष्पन और संघनन, ध्यान दीजिएगा, वाष्पन और संघनन के बीच क्या स्थापित हो जाएगी, साम्यावस्था। आप साम्यावस्था पढ़े होंगे 11th में, ठीक, इक्विलिब्रियम स्टेट, ये क्या है, साम्यावस्था। यहां पे
वाष्पन और संघनन के बीच साम्यावस्था आ जाएगा। अब ध्यान देंगे बेटा, जब ये वाष्पन और संघनन के बीच साम्यावस्था आ जाएगा तो इस स्थिति में ये जो वाष्प के अणु ठीक इस द्रव की सतह पर कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएंगे, कुछ ना कुछ दाब लगाएंगे। ये वेपर मॉलिक्यूल जो है ठीक सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक लिक्विड के सरफेस पर क्या लगाएंगे, कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएंगे। और जितना प्रेशर यहां लगाएंगे, ठीक ना, ठीक भैया, वेपर के अणु जितना यहां दाब लगाएंगे उस दाब को ही यहां पे क्या हम लोग कह सकते हैं, इस द्रव का वाष्प दाब, ठीक ठीक वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक वाष्प दाब वेपर प्रेशर कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब और बढ़िया से आपको हम बताते हैं। ठीक, अब हम लोग इसको ध्यान दीजिएगा यहां पे। और दूसरी चीज एक और पॉइंट हम लोगों के सामने आ रहा है, मोल अंश। मोल अंश जरा ध्यान दीजिएगा, मोल अंश, इसको भी क्लियर कर लेते हैं, फिर हम बढ़िया से आपको समझाते हैं। एकदम ध्यान दें, मोल अंश हालांकि बता चुके हैं, ठीक पीछे आप देखेंगे टॉपिक है, फट से यहां बताएंगे हम आपको। मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है भैया, एकदम ध्यान से, मोल अंश या क्या मोल प्रभाज, बेटा ध्यान दें, ठीक मोल फ्रैक्शन ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल अंश। तो हमने आपको बताया हुआ है, ठीक, कि किसी विलेन में, उस विलेन के किसी अवयव, मतलब जो जो मिले रहते हैं उस विलेन को बनाते हैं, उसे अवयव कहते हैं। किसी घटक, अवयव एक ही बात है, उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव, उस घटक का क्या कहते हैं, मोल प्रभाज। जैसे मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं एक बर्तन है, ठीक, आपने इसमें, ठीक इस बर्तन है, इसमें दो ए और बी, ठीक दो आपने द्रव इसमें मिला दिया। ए के जो मोलों की संख्या कितनी है बेटा, एन है, और बी के मोलों की संख्या कितनी है, एन बी। तो कोई पूछ दे और मान लेते हैं ए का मोल फ्रैक्शन यक्स है और बी का मोल फ्रैक्शन क्या है, यक्स बी। बहुत चीजें क्लियर करने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, आगे यूज है इसका। तो बेटा हो यहां पे यक्स, ध्यान दीजिएगा, यक्ष यानी ए का मोल अंश, ये मोल अंश है, ए का मोल अंश बराबर है ए के मोलों की संख्या अपान कुल मोलों की संख्या, एकदम सही। बी का मोल अंश बेटा एक्स बी इज इक्वल टू बी के मोलों की संख्या अपान कुल मोलों की संख्या, ठीक, एन ए प्लस एन बी टोटल मोल हो जाएंगे, एकदम सही। ठीक, ये कितना बढ़िया पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दें, दोनों का, ये ए का मोल अंश है, ये बी का मोल अंश है, ठीक। तो यहां पे ध्यान दें, किसी द्रव का जो वाष्प दाब है, जैसे मान लेते हैं यहां पे, ठीक, आपने इसको बंद बर्तन में रख दिया है, ये वाष्प में दोनों बदलेंगे, ठीक, अभी और बढ़िया से समझाएंगे, घबराइएगा मत, ठीक। दोनों द्रव वाष्प में बदल रहे हैं, तो एक द्रव का जो वाष्प दाब होगा, जिसे हम पीए से प्रदर्शित कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो ए का जो वाष्प दाब है, ठीक, एक द्रव ए का, वो क्या होगा, ए के मोल अंश के समानुपाती होगा। और जो ध्यान दें बेटा, ठीक, जो बी का, ठीक, बी का वाष्प दाब होगा पीबी, वो बी के मोल अंश के समानुपाती होगा। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे, आप देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, समझिए। अगर ए के मोलों की संख्या ज्यादा है, यहां दोनों में नीचे सेम है, जो हर है वो सेम है, लेकिन ये अलग अलग है। अब आप सोचें कि ए के मोलों की संख्या यदि ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से ये ए का मोल अंश भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि ए के मोलों की संख्या ज्यादा होगी तो ए का मोल अंश भी ज्यादा होगा। तो जब ए का मोल अंश ज्यादा होगा तो ए का वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। ये स्वाभाविक बात है, कॉमन सेंस की बात है। आप सोचें, इस बर्तन में यदि ए के मोलों की संख्या ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में ए है, ए के मोल ज्यादा हैं, तो उसके ज्यादा वाष्प में बदलेंगे अणु, एकदम बदलेंगे भैया, उसके अणु ज्यादा मात्रा में वाष्प में बदलेंगे, और जब ज्यादा मात्रा में वाष्प में बदलेंगे तो उसका वाष्प दाब भी ज्यादा होगा, ठीक। तो देखें, यदि ए के मोलों की संख्या ज्यादा होगी तो ए का मोल अंश ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा ए का, और जब ए का मोल अंश ज्यादा होगा, ठीक, तो आप समझेंगे उसका वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। इसका मतलब वाष्प दाब जो होता है, ठीक, वो मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती। उसी प्रकार यदि बी, ध्यान बेटा, बी की मोलों की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब बी का मोल अंश ज्यादा होगा, और जब बी का मोल अंश ज्यादा होगा बेटा हो, तो उसका वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। दोनों में से कोई ज्यादा हो, जिसके मोलों की संख्या ज्यादा होगी उसका मोल अंश ज्यादा होगा और उसका वाष्प दाब भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब मोल अंश, मोल कैसे निकालते हैं सब पढ़ा चुके हैं पहले लेक्चर में, ये खूब बढ़िया से, इसीलिए हमने शुरू में ही मोल के बारे में खूब डिटेल में खूब बढ़िया से पढ़ाया हुआ है। अगर नहीं देखें बेटा तो उसको जरूर देखिए, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये मोल अंश है, ठीक। कैसे, तो फिर से परिभाषा आप सुन लें, ठीक।
हालांकि हम इसको अभी डिटेल करने वाले हैं। ठीक, राउल्ट के नियम का एक, ठीक, पूरे विलेन के दाब का एक फार्मूला डिराइव करना होता है, तो उसको अभी हम बताएंगे। पहले परिभाषा जान लीजिए। ठीक, परिभाषा क्या कह रही है, कितना बढ़िया। किसी, ध्यान दें आप, हम कह सकते हैं वाष्पशील द्रवों के विलयन में, वाष्पशील द्रवों का विलयन है, ठीक, वाष्पशील द्रवों के विलयन में किसी द्रव का, उसमें से कोई एक द्रव है, ठीक, किसी द्रव का बेटा वाष्प दाब उस द्रव के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक, अब हम, ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको एकदम जबरदस्त समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं इसको, ठीक ना, और बढ़िया से समझा पाएंगे हम। ठीक, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब ध्यान से देखें बेटा। ठीक, वैसे हमें उम्मीद है कि कुछ जरूर आपके दिमाग में गया होगा, ठीक ना। तो अब हम लोग इसको और बढ़िया से और खूबसूरत से, ठीक, हम लोग पढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो किसी द्रव का जो वाष्प दाब है उस द्रव के मोल अंश के समानुपाती होता है। इसका मतलब हम यहां लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, वाष्प दाब, वाष्प दाब एकदम मत भूलिएगा, समानुपाती क्या, मोल अंश। ठीक, वाष्प दाब समानुपाती क्या चीज, मोल अंश। ठीक बेटा, हाँ, ये वाष्प दाब समानुपाती मोल अंश, ये राउल्ट का नियम कहता है। चलिए, अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कितना बढ़िया पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ठीक, कि विलयन का वाष्प दाब या किसी विलयन का कुल वाष्प दाब, उसमें एक दो, मान लेते दो ही लेके चलेंगे हम लोग, कई द्रव मिले हुए हैं, मान लेते हैं दो द्रव मिले हुए हैं। ठीक, तो उस द्रव का पूरे विलयन का वाष्प दाब कितना होगा। ठीक, अगर इनका अलग अलग आंशिक वाष्प दे दे, ठीक, अलग अलग वाष्प दाब यदि इन द्रवों का रहेगा तो उसे हम लोग आंशिक वाष्प दाब कहेंगे। ठीक, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से, एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा भैया हो, बाबू हो। ठीक है बेटा, अब देखें आप, हम लोग अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राउल्ट के नियम से। ध्यान दीजिएगा, किसके नियम से, हाँ, काफी महत्वपूर्ण है, राउल्ट के भैया हो, हाँ, राउल्ट के नियम से। ठीक, विलयन का वाष्प दाब या विलयन का कुल वाष्प दाब। ठीक, कुल लिखने का मतलब यही है कि किसी एक द्रव का नहीं है, सभी द्रवों का मिला के है। विलयन का कुल वाष्प दाब थोड़ा सा कठिन है, ध्यान दीजिएगा, मजा आने वाला है, एकदम ध्यान दीजिएगा भैया। ठीक, कुल वाष्प दाब, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। ठीक, राउल्ट लॉ के नियम के अनुसार, ठीक, विलयन का कुल वाष्प दाब हम लोग निकालने जा रहे हैं। ठीक है भैया, एकदम ध्यान से देखिएगा बाबू। हाँ देखिए बेटा, तो अब हम लोग, हाँ देखिए आप सभी, कुल वाष्प दाब निकालने वाले हैं हम लोग। ठीक, कुल वाष्प दाब कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि दो द्रव द्रव 1 और द्रव 2 है, दोनों को मिलाकर एक विलयन तैयार किया गया है। ठीक, अब उस विलयन का हमें कुल वाष्प दाब निकालना है। तो सबसे पहले बेटा ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं द्रव 1 जब अकेले रह रहा है तो उसका शुद्ध वाष्प दाब हमें पता होना चाहिए, फिर द्रव 2 का शुद्ध वाष्प दाब पता होना चाहिए, तब जाके हम लोग कुल वाष्प दाब निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिए आप, हम यहां पे लिख पाते हैं, क्या लिख पाएंगे, माना दो द्रव, ठीक, दो द्रव, द्रव 1 व द्रव 2, ठीक, मिलकर, ठीक ना, हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मिलकर एक विलेन बनाते हैं। ठीक, एक विलेन बनाते हैं जिसका, भैया ध्यान दीजिएगा, जिसका वाष्प दाब ज्ञात करना है ना। ठीक, जिसका वाष्प दाब ज्ञात करना है। ठीक है, एकदम बढ़िया। ठीक ना, ठीक, हाँ, अगर आप पढ़े हैं तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं, लेकिन हमें तो सभी बच्चों को समझाना है, एकदम एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। ठीक है,
तो कह रहा माना दो द्रव, द्रव फर्स्ट और द्रव सेकेंड मिलकर एक विलेन बनाते हैं जिसका वाष्प दाब ज्ञात करना है। ठीक ठीक, द्रव फर्स्ट का शुद्ध, द्रव फर्स्ट का भैया शुद्ध वाष्प दाब, द्रव फर्स्ट का शुद्ध वाष्प दाब, ठीक, शुद्ध वाष्प दाब कम लो, अकेले द्रव फर्स्ट रहेगा तब की बात है। तो जानते हैं उसको P1 नॉट तथा द्रव सेकेंड का शुद्ध वाष्प दाब P2 नॉट है। ठीक, P2 नॉट है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है भैया, एकदम सही। हाँ, इतना देखें तो सबसे पहले द्रव फर्स्ट और द्रव सेकेंड का हम लोग शुद्ध वाष्प दाब निकालेंगे, शुद्ध। ठीक, हम फिगर की सहायता से आपको दिखा देते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि छोटा छोटा बर्तन बनाएंगे, मान लेते हैं कि एक बर्तन है ये, शुद्ध वाष्प दाब का मतलब क्या, ध्यान दें। ठीक, एकदम बढ़िया। ये दो बर्तन हैं और इनमें अकेले अकेले, भैया ध्यान दीजिएगा, अकेले अकेले इसमें मान लेते हैं द्रव फर्स्ट रखा गया है। ठीक, हाँ, इसमें द्रव फर्स्ट रखा गया है। ठीक, और इसको आपने क्या कर दिया भैया, हो बंद कर दिया, इसको भी आपने क्या किया, ऐसे बंद कर दिया दोनों को। ठीक, ठीक, इसमें ये कौन है, द्रव फर्स्ट है, और इसमें कौन है भैया, द्रव सेकेंड है। ठीक है, और इस स्थिति में ध्यान दें बेटा, क्या होगा कि शुरू में, ठीक, जैसा कि अभी अभी बताया हमने, शुरू में ये द्रव किसमें बदलेगा, वाष्प में, यानी वाष्पन की क्रिया तेज होगी और वाष्प भी द्रव में बदलेंगे, लेकिन संघनन की क्रिया क्या होगी, स्लो होगी। एक समय के बाद, एक समय के बाद, ठीक, वाष्पन और संघनन में साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। जितना तेजी से द्रव के अणु वाष्प में, उतने ही तेजी से वाष्प के अणु द्रव में। तो इस स्थिति में बेटा ध्यान देंगे आप, यहां जो वाष्प के अणु होंगे, ठीक, यहां जो वाष्प के अणु होंगे वो यहां क्या लगाएंगे, प्रेशर, और इस प्रेशर को ही, इस दाब को ही इसका क्या कहेंगे, वाष्प दाब। और ये द्रव एकदम शुद्ध है, एकदम अकेले है, तो इस स्थिति में इसका शुद्ध जो वाष्प दाब है वो हम मान लेते हैं कितना है, P1 नॉट। ठीक, टेम्परेचर स्थिर रखा गया भैया, ध्यान दीजिए। और इस द्रव 2 है, वही बात यहां पर भी। ठीक, इसके जो वाष्प में बदलेंगे द्रव के अणु, ठीक, और यहां ठीक साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी, और उस स्थिति में बेटा हो यहां जो द्रव 2 का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना है, P2 नॉट है। ठीक है, एकदम सही, एकदम सही, मस्त। ध्यान दे बाबू, अब क्या होने वाला है, ठीक, हाँ, अब क्या होने वाला है, हम मान लेते हैं कि इसका जो मोल अंश है द्रव फर्स्ट का, इसका मोल अंश, ठीक, अब क्या करेंगे, इतना है, ठीक है, एकदम बढ़िया। अब क्या किया आपने, जरा ध्यान दीजिएगा कि दोनों को मिला करके, ठीक, दोनों को मिला दिया आपने एक बर्तन में, विलयन तैयार कर लिया, उस विलयन का पूरा वाष्प दाब निकालना है। ठीक, तो चलिए दोनों को मिला देते हैं अब। ठीक, बर्तन में हमने दोनों को बेटा हो क्या कर दिया, मिला दिया हम लोगों ने। हाँ, दोनों को आपने, हम लोगों ने यहां पे क्या कर दिया, मिला दिए हैं, जरा ध्यान दीजिए। ठीक, दोनों को आपने इसमें मिला दिया। ठीक, और बर्तन को क्या कर दिया आपने, बंद कर दिया। ठीक, बंद है, सही है। फिर अब दोनों के एक में हम चाहते तो अलग कलर ले लेते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप समझदार हैं, ध्यान दीजिए। इसमें दोनों के अणु होंगे, ठीक, दोनों के वाष्प होंगे। ठीक, दोनों के वाष्प होंगे इसमें, हम यहां लिख सकते हैं द्रव फर्स्ट प्लस द्रव सेकेंड का विलयन, ये विलयन है, एकदम सही। ठीक, अब बेटा ध्यान देना है हम लोगों को, यहां पे समझने की बात है, विलयन है और द्रव फर्स्ट का इस यहां पे जो वाष्प दाब है, द्रव फर्स्ट का वाष्प दाब कितना है, P1 है,
और द्रव सेकेंड का वाष्प दाब कितना है, P2 है। ठीक, याद रखेंगे। और क्या हुआ, ठीक, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं, बल्कि द्रव फर्स्ट एवं द्रव सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से सुनिए आप, द्रव फर्स्ट एवं द्रव सेकेंड के विलयन में, भैया ध्यान दीजिएगा, ये विलयन में, ठीक, ये विलयन में, ध्यान दें, के विलयन में, हाँ, का विलयन, द्रव यहां पे द्रव फर्स्ट एवं द्रव सेकेंड के विलयन में, ध्यान दें आप, के विलयन में इनके वाष्प दाब, अब विलयन में भैया ध्यान दीजिएगा, इनके जो वाष्प दाब हैं, इनके वाष्प दाब क्रमशः, इनके वाष्प दाब क्रमशः P1 व P2, इनके वाष्प दाब क्रमशः क्या है बेटा, P1 व P2, इन दोनों के जो वाष्प दाब है क्रमशः P1 में P2, तथा ध्यान दीजिएगा, तथा इनके मोल अंश, सवाल इसी पे आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तथा इनके मोल अंश क्रमशः x1 व x2 है। ठीक, इनके मोल अंश क्रमशः x1 व x2 है। तो चलिए हम लोग राउल्ट का नियम लगाने जा रहे हैं। अब राउल्ट के नियम से भैया ध्यान दीजिएगा, राउल्ट के नियम से सबसे पहले द्रव फर्स्ट के लिए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम पेन, हाँ देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, हाँ यहां पर राउल्ट के नियम से हम लोग लिख सकते हैं, द्रव फर्स्ट के लिए, द्रव फर्स्ट के लिए इसका जो वाष्प दाब होगा P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, एकदम सही, एकदम सही। अब P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, x1, ठीक है, द्रव फर्स्ट के लिए P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, तो बेटा हो P1 बराबर क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट K इंटू x1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम सही, हाँ K इंटू x1। अब K को थोड़ा सा, आखिर K क्या है, तो शुद्ध अवस्था में हम यहां पे बना रहे हैं, ध्यान दीजिए, किस अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, किसके लिए, द्रव फर्स्ट के लिए, ठीक, शुद्ध अवस्था में दिया, ठीक, प्योर स्टेट में द्रव फर्स्ट के लिए, तो शुद्ध अवस्था में द्रव फर्स्ट के लिए हम लोग यदि राउल्ट का नियम लगाएं तो इसका वाष्प दाब कितना है, P1 नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, भैया हो यहीं पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक, P1 नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक, हम क्या लिख सकते हैं, P1 नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक, x1, ठीक, या x ही लिख दीजिए, ठीक है, एकदम सही, ठीक है, एकदम ध्यान से देखते रहे आप, हाँ देखिए बाबू, P1 नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, ठीक, या x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, और आप जानते हैं जब कोई शुद्ध अवस्था में रहता है ना, शुद्ध अवस्था में, तो उसका मोल अंश 1 होता है, क्योंकि जितना उसके मोल है उतने कुल मोल है, भाई वो अकेले है ना, तो जितना उसके मोल है उतने कुल मोल है, तो उसके मोलों की संख्या पान कुल मोलों की संख्या, यही होता है मोल अंश, तो जितने उसके मोल है उतने कुल मोल है, तो वैल्यू बराबर है, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं P1 नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 ही मान सकते हैं, ठीक, तो बेटा वो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P1 नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, kx1, और शुद्ध अवस्था के लिए x1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1, तो जब यहाँ 1 रखेंगे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, P1 इज इक्वल टू क्या, P1 नॉट इज इक्वल टू k, यानी k की जगह यहाँ P1 नॉट रख सकते हैं, तो एक बढ़िया समीकरण आ जाता है हमारा P1, ठीक, इज इक्वल टू, भैया एकदम ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा कठिन हो रहा है अब, ठीक, P1 नॉट और क्या लिख सकते हैं, x1, हाँ देखिए बेटा, तो शुद्ध अवस्था में द्रव फर्स्ट के लिए, शुद्ध अवस्था में द्रव फर्स्ट के लिए P1 नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम मान लेते हैं कि x ही है या x1 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक,
P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, P1 नॉट। अब देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P1 नॉट इज इक्वल टू K इंटू क्या x, और आप जानते हैं शुद्ध अवस्था के लिए जो मोल अंश होता है, ठीक, वो कितना होता है, 1। अभी अभी समझाया हमने, शुद्ध अवस्था के लिए मोल अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक, शुद्ध अवस्था के लिए मोल अंश 1 होता है। अब चलिए जब 1 रख देंगे बेटा तो यहाँ P1 नॉट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, K। P1 नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, हो K हो गया। ठीक है, एकदम बढ़िया, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा एकदम ध्यान से। P1 नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, K, यानी K की जगह बेटा हम लोग P1 नॉट लिख सकते हैं। तो हमारा जो पहले द्रव के लिए जो वाष्प दाब आ गया, P1 इज इक्वल टू क्या लिख पाएंगे बेटा, P1 नॉट और क्या x1, ठीक, ये आ जाता है। ठीक, ये पहले द्रव का, ठीक, द्रव फर्स्ट का क्या है, वाष्प दाब है। एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा कठिन हो रहा है। तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, ठीक है, एकदम बढ़िया, ठीक है। अब देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, आप एनसीईआरटी किताब में पढ़ेंगे तो ये नहीं समझ में आएगा कि कैसे हो गया। ठीक, आप देखेंगे मेरा पढ़िए और किताब देखेंगे, एकदम एक एक चीजें आपको मिलती चली जाएंगी, जो कि बड़ा मुश्किल से कहीं मिलता है। ठीक बेटा, तो एकदम एनसीईआरटी पूरी चीजों को एकदम क्लियर कर रहे हैं, आप ध्यान से देखें। तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, एकदम मस्त, एकदम बढ़िया, ठीक है। अब दूसरे द्रव के लिए हम बात करेंगे, द्रव सेकंड के लिए यहीं पे लिख देते हैं भैया हो, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक। द्रव सेकंड के लिए, द्रव सेकंड के लिए एकदम ठीक है, ऐसे ही क्या लिख पाएंगे हम लोग, P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, x2, इसके x2 मोल है। तो P2 इज इक्वल टू भैया वो क्या लिख पाएंगे बेटा हम लोग, K इंटू क्या, x2, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब देखिए ये हो गया। चलिए फिर यहां पर वही बात शुद्ध अवस्था के लिए, ठीक, ये दोनों के लिए एक ही साथ लिख रहे हैं। शुद्ध अवस्था के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, P2 नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, x। यहां पर भी यदि शुद्ध है तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, 1। ठीक, अकेले है तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, मोल अंश 1 होगा, इसका भी मोल अंश की बात चल रही है। एक एक चीज ध्यान देते आएंगे तब नीचे समझ में आएगा। ठीक, नहीं सोचेंगे कि बीच से समझ जाए तो ये मुश्किल है भैया, एकदम मुश्किल है। ध्यान दीजिएगा, P2 नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब भैया हो P2 नॉट इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट रखना पड़ेगा, वो क्या लिख यहां पे रख देंगे, K इंटू x, और x की वैल्यू 1 रख दिया हमने। तो फिर भैया यहां पे क्या लिख पाएंगे बेटा, P2 नॉट इज इक्वल टू क्या, K। अब देखिए P2 नॉट इज इक्वल टू K हो गया। अब P2 नॉट की वैल्यू जब K हो गई तो K की जगह हम P2 नॉट रख देते हैं। तो देखिए P2 यानी दूसरे द्रव का जो वाष्प दाब होगा वो कितना होगा, दूसरे द्रव के शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब है, ठीक, और इंटू क्या लिख पाएंगे यहाँ पे, x2, उसके मूल अंश के गुणनफल की क्या है, समानता। ठीक है, एकदम बढ़िया। तो ये दोनों का, ठीक, जब दोनों को मिला दिया है हम लोगों ने, तो उस स्थिति में दोनों का वाष्प दाब है आपके सामने P1 और P2, और दोनों के वाष्प दाब का योग जो होगा कुल वाष्प दाब के क्या होगा, बराबर। तो यहां पे बेटा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक, विलयन का, ध्यान दीजिएगा बेटा हो, एकदम ध्यान देंगे, विलयन का कुल वाष्प दाब बराबर, ठीक, क्या हम लिख पाएंगे, यहीं पे लिख देते हैं नीचे, बराबर द्रव फर्स्ट का, द्रव फर्स्ट का वाष्प दाब और प्लस भैया हो द्रव सेकेंड का वाष्प दाब। ठीक, द्रव फर्स्ट का वाष्प दाब प्लस द्रव सेकेंड का वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब बराबर। ठीक, कुल वाष्प दाब को हम P से दिखा लेते हैं, सॉरी, कुल वाष्प दाब को बेटा हम लोग किससे दिखा लेते हैं, P से। तो बराबर क्या हो जाएगा, द्रव फर्स्ट का वाष्प दाब प्लस द्रव सेकेंड का। इसका मतलब P, ध्यान से देखेंगे हम लोगों का यही है मेन, एक द्रव विलयन का कुल वाष्प दाब का फार्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं, थोड़ा सा कठिन है, ध्यान दीजिएगा। तो P इज इक्वल टू बेटा हो हम लोग क्या लिख पाएंगे यहाँ पे, P1 और प्लस क्या, P2। चलिए P1 P2 की वैल्यू हमारे सामने है, P1 की वैल्यू कितना है, P1 नॉट क्या, x1
और प्लस भैया वो P2 नॉट क्या x2। ठीक है, एकदम बढ़िया मस्त। चलें अब ध्यान दीजिएगा भैया, ध्यान दें आप सभी, सभी लोग एकदम इत्मीनान से और ध्यान से पढ़ें। ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक, x1 और x2 को चेंज करते हैं। अब नहीं जानते हैं तो आज से जानिए। विलेन में जितने द्रव होते हैं किसी विलेन में, सबके मोल अंश का जो योग होता है वो 1 होता है, पढ़ा चुके हैं। ठीक, मोल अंश वाले में यहां भी जानिए आप। जैसे हम आपको हल्का सा बता देते हैं, ठीक, कहां बता दें, यहीं बता के मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, हम यहां पे पहले लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। यहां से x1 की वैल्यू यदि हम निकालें तो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस क्या, x2। ठीक, एकदम सही, 1 माइनस x2। ये आया कहां से, तो आप यहां जानिए। अगर हम x1 की बात करें, ध्यान दीजिएगा, x1 यानी मूल अंश है, पहले का मान लेते हैं, इसकी मूल 1 n1 मूल है और 1 के द्रव 2 के n2 मूल है। तो द्रव फर्स्ट का जो मूल अंश x1 बराबर होगा n1 अपान n1 प्लस क्या, n2। ठीक, ये हो जाएगा। फिर इसी तरीके से बेटा हो, यदि द्रव सेकेंड का मूल अंश देखेंगे तो क्या लिख पाएंगे, n2 अपान n1 प्लस n2। अगर भगवान थोड़ी सी भी बुद्धि दी होंगी तो आप इसको जोड़ेंगे ना, ठीक, x1 प्लस x2 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अगर जोड़ के देख लीजिए, दोनों सेम है तो एलसीएम सेम हो जाएगा। n1 से डिवाइड करेंगे आप तो n2, ये इससे डिवाइड करेंगे पूरे से, ठीक, इसमें तो 1 आएगा, n2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n2 प्लस क्या आ जाएगा, n1। तो n2 प्लस n1 अपान n1 प्लस n2, दोनों वैल्यू सेम है, ऊपर नीचे कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1। तो एकदम याद रखिएगा। ठीक, यहाँ x1 और प्लस x2 की वैल्यू, या यही नहीं याद रखिए, हमेशा के लिए याद रखिए, किसी विलेन में जितने द्रव होंगे सभी, या जितने अवयव होंगे उसके सभी का जो मोल अंश का योग होता है ना, वो उसका कितनी वैल्यू होती है, 1 होती है। ठीक, एकदम नहीं भूलेंगे। सवाल भी हम लोगों ने शुरू में पढ़ा हुआ है, एक आध दो सवाल। ठीक, तो इसको हम यहां से हटा देते हैं और हम डायरेक्ट लिखते हैं बेटा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। चलें अब ध्यान देना है आपको, ठीक, समझने की कोशिश करें बढ़िया से। चलिए ये हो गया, ठीक है। अब x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, तो x1 इक्वल टू 1 माइनस x2, तो x1 की जगह 1 माइनस x2 लिख रहे हैं, तो देखिए क्या आता है, p बराबर, ठीक, यहां पे हमने क्या लिख दिया, p1 नॉट, ब्रैकेट में x1 की जगह क्या लिख दिया भैया, 1 माइनस x2 प्लस, ठीक, 1 माइनस x2 प्लस क्या, यहां लिख दें बेटा p2 नॉट, ब्रैकेट में, ठीक, सॉरी ब्रैकेट क्यों लगाए हम यहाँ पे, हम तो इसको ऐसे ही रख देते हैं। ठीक, देखें, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ P2 नॉट इंटू क्या हो गया, x2, एकदम ध्यान से देखें, सही है, एकदम बढ़िया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मेन फार्मूला जो एनसीईआरटी में बेटा उसी को डिराइव कर रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इतना डिटेल फट से लिख दिया है, ठीक, आपको एकदम नहीं समझ में आएगा, यहाँ बढ़िया समझा रहे हैं हम आप। तो क्या हो जाएगा बेटा, P1 नॉट माइनस P1 नॉट क्या, x2 प्लस, ये तो है P2 नॉट और x2। आप जरा देखें इसको, यहां एक स्टेप चलिए और बढ़ा ही लेते हैं आपके लिए, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं बेटा P1 नॉट माइन, प्लस कर लेते हैं, इसको यहां कर लेते हैं और इसको यहां, तो क्या हो जाएगा, P2 नॉट x2 माइनस P1 नॉट x2, x2 यहां से कॉमन कर लेते हैं, तो जो मेन फार्मूला आ गया भैया, एकदम नहीं भूलेगा, P1 नॉट, ठीक, प्लस ब्रैकेट में P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू क्या, x2। ठीक, ये अब जाके आया, ठीक ना भैया, भैया हो, ये हम लोगों को मिल गया, ठीक ना, मिल गया एकदम मिल गया। अब ये हम लोगों को मिल गया, ठीक, मेन फार्मूला विलेन का जो कुल वाष्प दाब होता है यही होता है, P बराबर P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2। ठीक, इस पर सवाल भी है, तो सवाल को भी हम लोग देख सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया कुल दाब। ठीक, अब इसमें राउट के नियम में भी एक छोटा सा एक बढ़िया ग्राफ दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, उस ग्राफ को हम समझा देते हैं। ठीक, दोनों के मोल अंश, ठीक, और वाष्प दाब के बीच ग्राफ। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, इतनी बात आपको एकदम समझ में आ रही होगी, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक,
और हम तो नोट्स आपको देंगे ही भैया, ठीक ना। या तो आप लिख सकते हैं कायदे से एकदम बढ़िया से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। जल्दी लोग समझ नहीं पाते हैं और लोग पढ़ाते भी हैं तो आधा अधूरा इधर उधर छोड़ छाड़ के पढ़ा देते हैं, ठीक। परिभाषा थोड़ी सी लिख के अपना निकल लिए 10-5 मिनट में, तो उससे कुछ नहीं होने वाला बेटा। 10-5-15 मिनट 20 मिनट की वीडियो कुछ मतलब नहीं है, ठीक ना। वो तो बस हल्का सा बता के अपना बढ़ाने के लिए निकल लेते हैं। और डिटेल पढ़ना है, खूब बढ़िया से पढ़ना है तो यहाँ आप बनिए, ठीक। यहाँ बने रहेंगे तो इतना मस्त आपको हम पढ़ाएंगे, कोई हिसाब नहीं। पूरी ठीक जोश और जुनून के साथ पढ़ाएंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बेटा, एकदम जो लोग भी दोस्त मित्र हैं उनके तक जरूर पहुंचाइए, कोशिश करिए, ठीक। आप कोशिश करिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एकदम ठीक इसी पे लग जाइए, लेकिन थोड़ा कोशिश करें ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे और मस्त एकदम और मेहनत से आपको पढ़ाएं, ठीक है भैया, एकदम बढ़िया। चलिए बेटा, अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक। इसको हटाते हैं और अगले पेज पे हम लोग चल लेते हैं, ठीक है। हाँ सुनिए, ठीक। अब राउल्ट के नियम में ही एक पॉइंट आ जाता है हम लोगों के सामने, ठीक। और वो आ जाता है, ठीक, विलयन में उपस्थित। भैया ध्यान दीजिएगा, हाँ, विलयन में ध्यान दें, कितना बढ़िया पॉइंट है। विलयन में उपस्थित द्रवों के वाष्पदाब एवं मोल अंश के बीच ग्राफ, एवं मोल अंश के बीच ग्राफ, एकदम सही, ध्यान दीजिएगा, ठीक। विलयन में उपस्थित द्रवों के वाष्प दाब और मोल अंश के बीच ग्राफ हम लोग खींचने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, हम दो लाइनें पहले खींच लेते हैं, एक वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल, ठीक। समझने की कोशिश करें। जो वर्टिकल लाइन है बेटा, ठीक, उस पर हम लोगों ने वर्टिकल लाइन पर क्या ले लिया, वाष्प दाब ले लिया इस पे, ठीक। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लोगों ने क्या ले लिया भैया, हो मूल अंश ले लिया। इधर जाएंगे तो मूल अंश बढ़ेगा, ठीक है। चलें ध्यान दीजिएगा, हम शुरू करने जा रहे हैं। अब ध्यान दें, ग्राफ खींचने वाले हैं तो मान लेते हैं ये मूल बिंदु है, ठीक है भैया, एकदम सही, ठीक। मान लेते हैं बेटा हम ये मूल बिंदु है, ठीक, ये मूल बिंदु है। अब हम करेंगे क्या, अब हम लोग करते क्या, इस पर वाष्प दाब है तो मूल बिंदु पर मान लेते हैं, इस स्थिति में यहां पर जो पॉइंट है वहां के लिए हम मान लेते हैं ना कि केवल द्रव फर्स्ट ही है, शुद्ध रूप से, उसमें द्रव का कोई द्रव सेकेंड कुछ भी मात्रा में नहीं। तो इसका मतलब शुद्ध शुद्ध कौन होगा, द्रव फर्स्ट होगा, यानी उसका मोल अंश पूरा पूरा यानी 1 होगा, मूल अंश 1 होगा। इसका मतलब वो शुद्ध है। किसी भी द्रव को जब शुद्ध रूप में होता है तो उसका मोल अंश 1 होता है, ठीक। और एक ही विलयन में कई द्रव हैं तो सभी द्रवों के मोल अंश का योग कितना होता है, 1, ठीक है, एकदम बढ़िया। तो यहां बेटा मान लेते हैं कि द्रव फर्स्ट ही है, तो द्रव फर्स्ट का जो मोल अंश है वो कितना है, 1 है। इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि केवल द्रव फर्स्ट है। और द्रव सेकेंड का मोल अंश यहां कितना दिखाई दे रहा है, 0, शून्य है, ठीक। हाँ, द्रव सेकेंड का मोल अंश 0 है, एकदम सही, एकदम बढ़िया, मस्त जबरदस्त, ध्यान दीजिएगा, ठीक। हाँ देखिए आप, देखो बेटा ये स्थिति बनी हुई है। अब जब जब द्रव फर्स्ट ही है शुद्ध शुद्ध, तो इसका जो वाष्प दाब भी अधिकतम होगा और वो शुद्ध शुद्ध होगा, एकदम ठीक। तो शुद्ध अवस्था में, ठीक, द्रव फर्स्ट की शुद्ध अवस्था में इसका जो वाष्प दाब हम यहां मान लेते हैं, और कितना मान लेते हैं, P1 नॉट होता ही है, जान ही रहे। अब बेटा जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे आप, तो आपने क्या देखा कि x2 की वैल्यू बढ़ रही है, यानी इसका मोल अंश बढ़ रहा है, यानी आप द्रव फर्स्ट में द्रव सेकेंड को आप मिला रहे हैं, अब मिश्रण बना रहे हैं। और जैसे जैसे मिलाएंगे भैया हो, ठीक, अब द्रव फर्स्ट का मोल अंश कम होता जाएगा, द्रव सेकेंड का मोल अंश बढ़ता जाएगा। ध्यान दें, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक, द्रव सेकेंड का मोल अंश बढ़ रहा है, दोनों का योग 1 ही होना है, 1,
चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों ठीक द्रव के मोल अंश का योग एक ही रखना है। तो आप जानते हैं कि एक बढ़ेगा तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, घटना पड़ेगा, एकदम घटेगा। तो जैसे जैसे द्रव सेकंड का मोल अंश बढ़ रहा है, द्रव फर्स्ट का मोल अंश क्या होगा, घटेगा। और द्रव फर्स्ट का मोल अंश घटेगा तो ठीक राउल्ट हम लोगों को बता के गए हैं कि वाष्प दाब जो होता है वो मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती। तो इसका मतलब द्रव फर्स्ट का जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक द्रव फर्स्ट का मोल अंश घटता जाएगा, द्रव सेकंड की मोल अंश बढ़ने के कारण ठीक घटता जाएगा। ठीक इसके घटने से भैया द्रव फर्स्ट का जो ठीक वाष्प दाब है वो बेटा हो क्या होता जाएगा, वो क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक घटता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया, ध्यान दें यहां ये आ गया। ठीक, अब क्या हुआ भैया, ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए बेटा, सुनने की कोशिश करें, ये घटता जा रहा है, एकदम घटता जा रहा है। ठीक, जैसे जैसे अब क्या हुआ, अब x2 को भी तो देखिए। आप सोचें यहां केवल प्योर x1 था और x2 नहीं था, जीरो था, तो इसका वाष्प दाब भी जीरो रहेगा। तो x2 का वाष्प दाब यहां जीरो, लेकिन जैसे द्रव 2 का वाष्प दाब यहां जीरो, लेकिन बेटा जैसे द्रव 2 का मोल अंश यानी x2 बढ़ता जा रहा है, तो x2 बढ़ने के कारण ठीक वाष्प दाब भी मोल अंश के समानुपाती होता है, तो इसका वाष्प दाब भी बढ़ता जाएगा। तो हम थोड़ा सा पहले ही फिगर क्लियर कर ले रहे हैं ताकि हम वहां तक इसको क्या कर जाएं, लेके चले जाएं। ठीक है, एकदम सही, सही है। अब बेटा ध्यान दें, जैसे जैसे द्रव सेकंड का मूल अंश बढ़ेगा वैसे वैसे द्रव सेकंड का क्या बढ़ेगा भैया, वाष्प दाब बढ़ेगा। तो द्रव सेकंड का वाष्प दाब वैसे वैसे बढ़ता जाता है। ठीक, ये हो गया, ठीक ना। और ये तो मान लेते हैं कुल वाष्प दाब का एक ग्राफ है, ये तो क्लियर ही रहेगा एकदम। P बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 प्लस क्या, P2। ठीक, P1 नॉट प्लस P2 नॉट नहीं लिख सकते, एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, P1 प्लस P2 ये स्थिति है। और ये हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया, ये क्या है, द्रव फर्स्ट का इस पर वाष्प दाब का ग्राफ है। ठीक, मूल अंश के बढ़ने के साथ, सेकंड के बढ़ने के साथ फर्स्ट घटेगा, तो इसका वाष्प दाब भी घटेगा। और इस पर बेटा ध्यान देंगे, द्रव सेकंड का मोल अंश बढ़ रहा है तो इसका वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। द्रव सेकंड का क्या है, ये वाष्प दाब। ठीक, ये तो इस तरीके से एक ग्राफ भी दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, जिसको हमने खूब बढ़िया से समझा दिया। अब हमें उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया एकदम जबरदस्त समझ में आ रहा होगा भैया। ठीक ना, तो ध्यान दें, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नोट्स हमने बनाया हुआ कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ देखो बेटा, तो राउल्ट के नियम को हम लोग पीडीएफ के द्वारा देख लेते हैं, राउल्ट का नियम। ठीक, ये राउल्ट का नियम कह क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, कहता क्या है आपके सामने, एकदम बढ़िया वही चीजें करा, वाष्पशील द्रवों के विलयन में, यानी कई द्रव वाष्पशील है, उनके विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक वाष्प दाब। ठीक, आंशिक वाष्प दाब या दाब भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आंशिक वाष्प दाब उस द्रव के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये कितना बढ़िया हमने आपको बताया था। ठीक, ये डेफिनेशन है। फिर आगे क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, जरा समझने की कोशिश करें, इससे भी ज्यादा डिटेल हमने आपको समझाया हुआ है भैया। माना एक द्विअंगी विलयन में दो वाष्पशील द्रव 1 व 2 हैं, दोनों द्रवों के वाष्प दाब क्रमशः P1 व P2 तथा संपूर्ण विलयन का दाब वाष्प दाब P है। जब हम इस प्रकार के विलयन को बंद बर्तन में लेकर गर्म करते हैं तो एक समय जितना द्रव वाष्प में बदलता है, ठीक उतनी ही वाष्प द्रव में बदल जाती है। इसे साम्यावस्था कहते हैं। उपयुक्त वाष्प दाब साम्यावस्था पर ही लिए गए हैं, यानी वाष्प दाब किस पर लिया जाता है, साम्यावस्था पर ही लिया जाता है, एकदम याद रखिएगा। ठीक, फिर आगे क्या कर रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा, द्रव फर्स्ट के लिए राउल्ट का नियम। ठीक, ये वाष्प दाब जो होता है मूल अंश के समानुपाती, यानी P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, या हम लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू KX1 भैया हो। ठीक, और जब द्रव शुद्ध अर्थात अकेले होगा तो वाष्प दाब P1 नॉट मोल प्रभार। ठीक, वाष्प दाब P1 नॉट कितना होगा, ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वाष्प दाब P1 नॉट इज इक्वल टू, यहाँ मोल प्रभार x1 का मान 1 हो जाएगा, P1 नॉट इज इक्वल टू K1, K इंटू x1 होगा, x1 की वैल्यू 1 हो गई यहाँ के लिए, तो P1 नॉट इज इक्वल टू K इंटू 1 यानी K हो जाएगा। तो भैया हो P1 नॉट K x1 यहाँ पर लिखा, K की जगह P1 नॉट रख दिया हमने, तो ये आ गया P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। इसी प्रकार द्रव सेकंड के लिए राउल्ट के नियम से
P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2, तो P2 इज इक्वल टू KX2। ये भी शुद्ध अवस्था में K का मान P2 नॉट के बराबर होगा, जैसा कि अभी अभी हमने इसमें दिखाया हुआ है, समझाया भी खूब बढ़िया से आपको। तो P2 इज इक्वल टू KX2 भैया, तो K की जगह P2 नॉट हो गया, तो P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2। ठीक, द्रव सेकेंड का समान ताप पर वाष्प दाब P2 समान द्रव सेकेंड का समान ताप पर वाष्प दाब P2 नॉट है, यानी शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में ध्यान दीजिएगा, यहाँ शुद्ध अवस्था में द्रव फर्स्ट का समान ताप पर वाष्प दाब P1 नॉट है। तो दाब कांस्टेंट लेके चलना भी है, दाब को इधर उधर नहीं करना है। ठीक, फिर डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से दोनों का आंशिक दाब कुल दाब के बराबर होगा, यानी P1 P1 प्लस P2, और P1 की वैल्यू कितनी निकाल रखे हम लोगों ने ऊपर, P1 नॉट X1, और P2 की वैल्यू P2 नॉट X2 हो गया। ठीक है, कितना बढ़िया। अब क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, किसी विलेन के सभी अवयवों के मोल अंश का योग कितना होता है, 1 होता है, पढ़ चुके हम लोग। ठीक, हाँ ध्यान दे बेटा। ठीक, X1 प्लस X2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, तो X1 इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, X2, X1 की वैल्यू 1 माइनस X2 हो जाएगी। तो X1 की जगह जब 1 माइनस X2 हम लोग रखेंगे, X1 की जगह, ठीक, 1 माइनस X2, तो यहाँ ठीक क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 था, P1 की जगह 1 माइनस X2 P1 नॉट रख दिया हमने, तो P इज इक्वल टू इतना हो जाएगा X2 P नॉट। अब बेटा P1 नॉट से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, P1 नॉट माइनस P1 नॉट X2 प्लस X2 P2 नॉट। ठीक, अब दोनों में ही X2 है, तो हम लोग यहाँ ऐसे लिख देते हैं, फिर X2 को जब हम कॉमन करेंगे, अंदर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे P1 नॉट प्लस, ठीक, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सामने आ जाएगा, तो P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2 आ जाएगा, कुल वाष्प दाब यही होगा। एकदम बढ़िया से हमने समझाया हुआ है, ध्यान दीजिएगा भैया। समीकरण, अब देखें, ये हो गया, अब P कुल वाष्प दाब आ गया, ठीक, राउल्ट के नियम से। अब हमने बताया था कि ये ग्राफ भी होता है, जिसको देख लेते हैं हम लोग। ध्यान दे भैया, यहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है, X1 है, यानी द्रव फर्स्ट का पूरा पूरा शुद्ध रूप से, X2 है ये नहीं है, यानी द्रव है सेकंड है ही नहीं। अब जब द्रव सेकंड को उसमें मिलाएंगे तो उसका मूल अंश बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो द्रव सेकंड नहीं है, द्रव फर्स्ट है, तो द्रव फर्स्ट के शुद्ध रूप से वाष्प दाब P1 नॉट होगा, एकदम बढ़िया। ठीक, X1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका मूल अंश 1 होगा, अकेले है इसलिए। अब जब X2 की वैल्यू बढ़ेगी, X1 का मान घटेगा, यानी द्रव फर्स्ट का मूल अंश घटेगा, तो वाष्प दाब भी कम होगा। एक समय ऐसा आएगा बेटा, यहाँ पहुंच जाएंगे तो X1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, पूरा पूरा शुद्ध शुद्ध कौन रख लेंगे हम लोग, X2 को, यानी द्रव 2 को रखेंगे। जब द्रव 2 को रखेंगे पूरा शुद्ध, तो इसका वाष्प दाब यहाँ देखें, द्रव 2 का वाष्प दाब यहाँ ये वाला है P2, जो कि बढ़ता जाएगा, यहाँ पर अकेले है द्रव 2, तो अधिकतम हो जाएगा, P2 नॉट हो गया शुद्ध। ठीक, एकदम बढ़िया। राउल्ट के नियम से मोल अंश वाष्प दाब के समानुपाती, यही चीज है जो इसमें हमने बताया हुआ है, अभी अभी बताया, वही चीजें सारी लिखी हुई है, कुछ अलग नहीं है। ठीक भैया, तो ये हो जाता है। अब एक छोटा सा सवाल आप देख लें, ठीक, एनसीईआरटी का ही है, क्या कह रहा है, 298 केल्विन ताप पर क्लोरोफॉर्म HCl3 एवं डाइक्लोरोमेथेन, ठीक, CH2Cl2 के वाष्प दाब क्रमशः 298 केल्विन ताप पर, ध्यान दीजिएगा, ठीक, 298 केल्विन ताप पर दोनों का जो वाष्प दाब है भैया, ध्यान दीजिएगा, ठीक, किसका किसका वाष्प दाब, क्लोरोफॉर्म का। ठीक भैया, क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब ध्यान दीजिएगा 200 mmHg है, और ठीक, क्लोरोमेथेन का वाष्प दाब 415 mmHg है। तो आप क्या कह सकते हैं, ये अकेले अकेले वाष्प दाब है, यानी P1 नॉट की वैल्यू है, वो P2 नॉट की वैल्यू है। ठीक, शुद्ध शुद्ध अकेले अकेले है, तब इनकी वैल्यू है। ठीक है, अब कह रहा 25.5 ग्राम CH3 और 40 ग्राम CH2Cl2 को मिलाकर बनाए गए विलेन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। मेन तो यही है, ठीक, इसके बारे में बहुत नहीं, लेकिन इसके बारे में आप ध्यान दें, पूरे वाष्प दाब की गणना करनी है, पूरे विलेन का वाष्प दाब निकालना है। तो पूरे विलेन का वाष्प दाब ध्यान दीजिएगा, कैसे निकालेंगे, ठीक, हमारे पास फार्मूला है, ठीक, हम लोग पढ़ चुके हैं भैया। क्या पढ़े बेटा, P इज इक्वल टू, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या, P1 नॉट प्लस, ठीक, ब्रैकेट में क्या था भैया, P2 नॉट माइनस क्या था बेटा, P1 नॉट इंटू क्या था, X2। ठीक, यही अभी अभी हम लोगों ने क्या किया था, ठीक, डिराइव किया था। तो यदि दूसरे के मोल अंश मिल जाए, दूसरे का मोल अंश, और P2 नॉट P1 नॉट दिया ही है दोनों का, बस दूसरे का मोल अंश मिल जाए, CH2Cl2 दूसरा है, ठीक, याद रखिएगा, दूसरे का मोल अंश मिल जाए बेटा, ठीक, तो हम आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सवाल सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, तो दूसरे का मोल अंश निकालने के लिए पहले CH2Cl2 का अणुभार आ गया, मोल अंश निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके मोलों की संख्या कौन, कुल मोलों की संख्या, इसका मतलब दोनों का मोल निकालना पड़ेगा आपको। तो पहले CH2Cl2 का अणुभार दे दिया, निकाल लिया हमने, C12 2 और 71, ठीक, 12 2 71 85 हो गया। CH3 क्लोरोफॉर्म का 12 1 13 और 3 इंटू 35.5,
ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, ठीक है। अब मोलों की संख्या, भार बना अणुभार होता है, तो CH2Cl2 के मोलों की संख्या भार 40/85 अणुभार निकाला आपने। इसके मोलों की संख्या भार यहाँ दिया है 25.5, सवाल में दिया हुआ है, अपन 119.5 कर लिया हम लोगों ने, ठीक। और वैल्यू भी निकल गई, इसके मोलों की संख्या 0.47 मोल और इसकी मोलों की संख्या। अब CH2Cl2 ठीक का मोल अंश हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक, दोनों का निकाल सकते हैं मोल अंश, कोई दिक्कत नहीं है। तो CH2Cl2 का मोल अंश निकालिए, इसी की जरूरत है, ठीक। इसके मोलों की संख्या अपन कुल मोलों की संख्या, ठीक ना, कुल मोलों की संख्या इससे इसके मोलों की संख्या में डिवाइड कर दिया, 0.688 आ गया। अब देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा कितना बढ़िया, ठीक, CH3 का भी मोल अंश निकाल लिया, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अब P बराबर P1 नॉट, ठीक, P1 नॉट क्लोरोफार्म है, तो 200 mMHg दिया हुआ है, प्लस 415 ये दिया, माइनस 200 इसको माइनस कर दिया, इंटू, ठीक। अब X2 यानी ये हम कह सकते हैं क्लोरोएथेन का क्या मोल अंश मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना आ गया, ठीक। एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये, और हमें उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा। इस तरीके से बेटा आज का वीडियो हम एकदम समाप्त करते हैं, ठीक ना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने सबसे बढ़िया, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत कठिन पॉइंट, क्या राउल्ट का नियम पढ़ा हम लोगों ने। हमें उम्मीद है कि यदि आप टाइम दिए होंगे तो आपको खूब बढ़िया समझ में आएगा, ठीक। वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक, धन्यवाद।